हमें और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति यानी कि रहने वाले लोग ही देश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में जो भी प्राणी रहता है, चाहे जो जीव हो, चाहे जो पक्षी हो, चाहे जो मतलब ए से लेकर जेड तक टोटल कोई भी प्राणी हो, हमारे देश से मोहब्बत करता है, हमारे वतन से मोहब्बत करता है, तिरंगे से मोहब्बत करता है। जीता जागता एक सबूत आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग देखिए पहले। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमारा तिरंगा तैयार हुआ झंडारोहण के लिए, एक पक्षी आता है उड़ करके और तिरंगा फहरा करके फिर से उड़ जाता है। मतलब कितनी गजब की बात है और कितना प्यार है। मतलब हर एक प्राणी हमारे वतन से मोहब्बत करता है। तो एक बार भारत माता की जय कमेंट में जरूर लिख देना। अब कहानी सुनाते हैं आप लोगों को कोलकाता कांड का जो सच है, आज तक जो सच आया है वो सच आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कोलकाता की जिस जूनियर डॉक्टर का एक सच हर कोई जानना चाहता है, वो सच यही है कि ये केस रेप का है या फिर गैंगरेप का। अगर मामला रेप का है तो फिर आरोपी के तौर पर संजय राय पिछले 12 दिनों से कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई की हिरासत में है, यानी केस आईने की तरह साफ है। पर अगर मामला गैंगरेप का है तो फिर पूरी कहानी पलट जाएगी। पर सवाल यह है कि इस सच का जवाब कौन देगा और इस सच का जवाब सामने आने में इतनी देरी क्यों। हालांकि आज यानी गुरुवार है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने जा रही है। कोलकाता में CFSL है, यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। उस लैबोरेटरी से वो सच और रिपोर्ट बाहर आनी है जो उन दोनों सवालों के जवाब देगी। जवाब ये कि मामला रेप का है या फिर गैंगरेप का। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जांच के नमूने उसी CFSL में भेजे हैं, पर सवाल ये है कि CFSL को ये रिपोर्ट देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि कायदे से ये रिपोर्ट 1 से 2 दिन में सामने आ जानी चाहिए थी। दरअसल रेप के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़िता के वेजाइना से 2 नमूने उठाते हैं, एक स्वैब और दूसरा स्लाइड। ये नमूने रुई से उठाए जाते हैं। इसके बाद स्वैब और स्लाइड के जरिए विक्टिम का DNA प्रोफाइल निकाला जाता है। अगर सस्पेक्ट यानी संदिग्ध या आरोपी पुलिस हिरासत में है तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल के जरिए उसका भी DNA प्रोफाइल निकाला जाता है। इसके बाद उस DNA प्रोफाइल का वेजाइना से लिए गए स्वैब और स्लाइड के DNA प्रोफाइल से मिलान कराया जाता है। अगर दोनों के DNA प्रोफाइल मिल गए तो मतलब साफ है कि संदिग्ध ही गुनहगार है। इस केस में पहले दिन से ही संजय राय नाम का आरोपी कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। फिलहाल अब वो सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने संजय राय का ब्लड सैंपल पीड़ित के नमूने के साथ 10 अगस्त को ही CFSL में भेज दिए थे। कायदे से जब विक्टिम और आरोपी दोनों के सैंपल मौजूद हों तो ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि CFSL ने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई इस पर खामोश है या फिर अब तक ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी ही नहीं गई। अब सवाल यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे बताती है कि ये मामला रेप का है या गैंगरेप का। असल में रेप विक्टिम के वेजाइना से जो स्वैब और स्लाइड के नमूने लिए जाते हैं उसकी तो DNA प्रोफाइल होती है, पर साथ में अगर जांच में उस पीड़ित के DNA प्रोफाइलिंग में 1 से ज़्यादा DNA प्रोफाइल मिलता है तो इसका मतलब है पीड़ित के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया। पर वो 1 से ज़्यादा लोग कौन से हैं इसका पता तभी लग सकता है बाकी संदिग्धों का DNA प्रोफाइल विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्धों के DNA प्रोफाइल से मैच कर जाएं तब। ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब आप लोग इस तरीके से समझिए। कोलकाता जूनियर डॉक्टर यानी विक्टिम और आरोपी संजय राय दोनों के सैंपल CFSL के पास हैं। विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्ध के DNA प्रोफाइल का मिलान संजय के DNA प्रोफाइल से हो गया तो इसका मतलब है कि संजय ही गुनहगार है। लेकिन अगर विक्टिम के शरीर में मौजूद DNA प्रोफाइल की तादाद ज़्यादा हुई जिसमें संजय के अलावा कुछ अनजान DNA प्रोफाइल भी हैं तो मतलब साफ है कि गैंगरेप हुआ है।
अब समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको याद होगा, कोलकाता के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया था कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब और स्लाइड से 151 मिलीलीटर वाइट लिक्विड मिला है, जिसमें कुछ म्यूकस और 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, बाकी ज़्यादातर मात्रा सीमन की है। उन्होंने ये दावा किया था। खैर, अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका दावा फेल हो चुका है। इसके बाद डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमन 5 मिलीलीटर के आसपास होता है, और बस इन डॉक्टर साहब के इसी एक बयान ने गैंग रेप की थ्योरी को हवा दे दी, जबकि डॉक्टर साहब के ये दोनों दावे ही गलत हैं। 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड में ज़्यादातर हिस्सा म्यूकस, पानी और दूसरी चीज़ों का है। पर चलो एक बार मान लेते हैं, मान ही लीजिए आप कि 151 मिलीलीटर में से 101 मिलीलीटर म्यूकस और बाकी चीज़ें हैं और 50 मिलीलीटर सीमन। तो इन डॉक्टर साहब के दावे के हिसाब से अगर एक औसत भारतीय का सीमन 5 मिलीग्राम होता है, तो इस हिसाब से 10 लोगों ने गैंग रेप किया है। दूसरा दावा औसत भारतीय की 5 मिलीलीटर सीमन की जहाँ तक बात है, तो देश के तमाम एक्सपर्ट का दावा है कि एक औसत भारतीय का सीमन की मात्रा अधिकतम 2 से 2.5 मिलीलीटर होती है। जिन डॉक्टर साहब ने 151 मिलीग्राम की बात को हवा दी, वो ना तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में थे और ना ही उन्होंने पीड़ित की लाश देखी। वो ये दावा बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर पढ़कर कर रहे थे। बाकी का सच आज आने वाला है। आज जब सीबीआई कोर्ट में पेश होगी, सीबीआई जब अपना सच रखेगी, तब समझ में आएगा कि आखिर कातिल कौन है, एक या एक से ज़्यादा। आगे जो भी जानकारी होगी आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी जानकारी होगी आप लोगों को मैं दूंगा, और जहाँ तक कोशिश होगी तो कोशिश भी करता रहूँगा कि उस बहन को इंसाफ मिले। आप लोग भी कोशिश करते रहना, आवाज़ उठाते रहना, आवाज़ को दबने मत देना, ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले। देश की बेटी है, देश की बहन है। हर भाई का फर्ज बनता है, हर बाप का फर्ज बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।